साल 1981 की बात है। 23 फरवरी का दिन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संसद का सत्र चल रहा था। 4 हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ था। संसद की उस बैठक में नए पीएम के चुनाव को लेकर चर्चा हो रही थी। सत्र के बीच अचानक हलचल तेज हो गई। कुछ वर्दीधारी सैनिक हॉल के बीचों बीच चहलकदमी करने लगे। पहली नजर में लगा कि कोई सुरक्षा जांच चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ ही देर में सैनिक हॉल में फैल गए। उन सैनिकों ने सांसदों के ऊपर बंदूक तान दी। इन सैनिकों का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अंतोनियो तेजेरो मोलेना कर रहा था। वो स्पेन में लोकतंत्र की आमद को लेकर नाराज था। उसका इरादा सरकार का तख्ता पलट करने का था। तेजेरो मोलेना ऐसी ही एक साजिश के लिए 7 महीने जेल में बिता चुका था। फरवरी 1981 में उसने दूसरी कोशिश की। उसके वफादारों ने संसद के बाहर की सड़कों पर पहरे लगा दिए। उसको उम्मीद थी कि सेना उसके सपोर्ट में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संसद पर कब्जे के 17 घंटे बीत गए, मगर मोलेना को कहीं से समर्थन नहीं मिला। तब स्पेन के राजा हुआन कार्लोस टीवी पर आए। उन्होंने देश को संबोधित किया। कार्लोस ने साजिशकर्ताओं की लानत मलानत की। सेना को आदेश दिया कि साजिश को नाकाम करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। कार्लोस ने यह भी कहा कि अब स्पेन इतिहास की खाई में नहीं लौट सकता। इस भाषण के बाद मोलेनो के पास कोई मौका नहीं बचा। उसने थोड़ी देर बाद ही अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। तख्ता पलट की साजिश फेल हो चुकी थी। इस एपिसोड ने हुआन कार्लोस को स्पेन का नायक बना दिया था। उन्हें जबरदस्त समर्थन मिला। इसी की बदौलत कार्लोस 39 बरस तक शासन चलाते रहे। फिर एक दिन उनकी तस्वीर बाहर आई, बोत्सवाना में एक निष्प्राण हाथी के साथ। शिकार का आरोप कार्लोस पर था। उनके खिलाफ कैंपेन चले। स्पेन में लोग उन्हें लानत भेजने लगे। फिर उनके अफेयर्स की खबरें आईं। उनकी एक प्रेमिका ने धोखे का आरोप उन पर लगाया। कार्लोस को कोर्ट में घसीटने की तैयारी होने लगी। इन सब के बीच पैसे की हेराफेरी और भ्रष्टाचार जैसे संगीन इल्जाम भी लगने लगे। इन सब के चलते जून 2014 में उन्हें राजा का पद छोड़ना पड़ा। कार्लोस ने अपने बेटे को गद्दी का वारिस बना दिया। कुछ समय के लिए वो पब्लिक लाइफ से दूर रहे। फिर आया साल 2020 का। जून महीने में स्पेन की सर्वोच्च अदालत ने हुआन कार्लोस की जांच शुरू की। ये मामला सऊदी अरब में एक रेलवे प्रोजेक्ट में उनकी भूमिका को लेकर था। कार्लोस ने कहा कि वो जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जांच के बीच में ही स्पेन से गायब हो गए। कई दिनों तक उनका कोई अता पता नहीं मिला। फिर खबर आई कि कार्लोस यूएई शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने खुद ही निर्वासित होने का फैसला किया था। तब से वो यूएई में रह रहे थे। आज हम हुआन कार्लोस की कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? दरअसल लगभग 2 बरस तक निर्वासन में रहने के बाद हुआन कार्लोस वापस स्पेन लौट आए हैं। दिसंबर 2021 से ही उनके वापस लौटने की खबरें चल रही थीं, लेकिन स्पेन सरकार ने इससे इनकार किया था। सरकार ने कहा था कि कार्लोस को अपने किए की सफाई देनी होगी। लेकिन मार्च 2022 में जांच एजेंसियों ने उनसे जुड़े 3 मामले ड्रॉप कर दिए। इससे उनकी घर वापसी का रास्ता भी साफ हो गया। कार्लोस 19 मई को स्पेन पहुंचे। इस हफ्ते वो अपने दोस्तों और घर वालों से मिलेंगे। अगले हफ्ते कार्लोस फिर से यूएई लौट जाएंगे। उनकी वापसी को लेकर स्पेन में एक धड़ा नाखुश है। गठबंधन सरकार की सहयोगी पोडेमोस पार्टी ने खुलेआम कार्लोस की आलोचना की है। कार्लोस की वापसी से स्पेन की राजनीति में क्या खलल पड़ता है, ये देखना बेहद दिलचस्प हो सकता है। आज इस खबर के बहाने हम जानेंगे स्पेन में राजशाही का क्या इतिहास रहा है। हुआन कार्लोस ने 39 सालों तक देश पर शासन कैसे किया और कार्लोस के निर्वासन की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक हैं। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं।
प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड आपको डालना होगा। ध्यान रहे, यह ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंच जाइए। सूचना समाप्त, अब आगे बढ़ते हैं। आज बात होगी स्पेन की राजशाही की। पहले स्पेन के इतिहास की टाइमलाइन को अच्छे से समझ लेते हैं। स्पेन दक्षिण पश्चिम यूरोप में पड़ता है। इसके पड़ोस में पुर्तगाल और फ्रांस है। स्पेन का इतिहास काफी समृद्ध रहा है। रोमन साम्राज्य के कई महान शासक स्पेनिश थे। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ। उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया। 711 ईस्वी में उन्होंने स्पेन के बड़े इलाके पर नियंत्रण कर लिया। उनका शासन लगभग 800 बरस तक चला। जिस समय मुस्लिम स्पेन पर शासन चला रहे थे, उन्हें चुनौती देने के लिए कई ईसाई साम्राज्यों का उदय हुआ। 1469 में किंगडम ऑफ कास्टिला की इसाबेल और अरागोन के फर्डिनेंड ने आपस में शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने अपने इलाकों को मिला लिया। 1492 में अंतिम मुस्लिम शासक को स्पेन से भगा दिया गया। उसी साल स्पेन के खर्चे पर समुद्री यात्रा करने गए इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली। इसलिए 1492 के साल को आधुनिक स्पेन के उद्भव का द्योतक माना जाता है। 16वीं से 19वीं शताब्दी तक स्पेन यूरोप के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल रहा। उसने क्यूबा से लेकर फिलीपींस तक पर अपना शासन चलाया। 19वीं सदी के अंत तक उनका प्रभाव कमजोर पड़ने लगा था। अमेरिका के साथ लड़ाई में उनकी हार हुई। इसके बाद स्पेन में सैन्य तानाशाहों का लंबा दौर चला। कपड़ों की तरह शासक बदल रहे थे। फरवरी 1931 में स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री दमासो बेरेंगे ने राजा को गद्दी से उतार दिया। उन्होंने राजशाही के खात्मे का आदेश जारी कर दिया। राजशाही की जगह गणतंत्र की स्थापना की गई, लेकिन इससे स्थिरता नहीं लौटी। स्पेन में नेशनलिस्ट का धड़ा इसके खिलाफ था। इसको लेकर असंतोष फैला। 1936 में स्पेन में गृह युद्ध शुरू हो गया। इसमें तकरीबन 3.5 लाख लोगों की जान गई। सिविल वॉर 1939 में खत्म हुआ। इसमें नेशनलिस्ट विजयी हुए। उनका नेतृत्व मिलिट्री जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के हाथ में था। फ्रैंको की जीत स्पेन के इतिहास में एक और काला अध्याय जोड़ने वाली थी। फ्रैंको ने तानाशाही के नए आयाम स्थापित किए। उनके शासनकाल में टॉर्चर, यातना शिविर, विरोधियों की हत्याएं आम थीं। फ्रैंको की विरासत पर लंबी बहस चलती है। कुछ लोग उन्हें आर्थिक सुधारक और उद्धारक मानते हैं। कईयों के लिए उनका शासन दमन और शोषण का प्रतीक था। फ्रैंको ने आजीवन शासन की व्यवस्था कर ली थी। हालांकि उन्होंने ये कानून भी पारित कराया कि उनके मरने के बाद स्पेन में राजशाही की वापसी होगी। फ्रैंको ताउम्र स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष और कमांडर इन चीफ की भूमिका निभाते रहे। 20 नवंबर 1975 को फ्रैंको की मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद हुआन कार्लोस को स्पेन के राजा के तौर पर शपथ दिला दी गई। ये तो हुआ स्पेन का संक्षिप्त इतिहास। अब हुआन कार्लोस का परिचय जान लेते हैं। हुआन कार्लोस के दादा अल्फोंसो तृतीय फरवरी 1931 तक स्पेन के राजा थे। फिर प्रधानमंत्री दमासो बेरेंगे ने उन्हें हटाकर गणतंत्र की स्थापना की। अल्फोंसो को सपरिवार निर्वासित कर दिया गया। राजा का परिवार इटली जाकर बस गया। 1938 में निर्वासन में ही हुआन कार्लोस का जन्म हुआ। इसी के 1 साल बाद स्पेनिश सिविल वॉर खत्म हुआ और फ्रैंको का तानाशाही शासन शुरू हुआ। फ्रैंको राजशाही को लौटाने के लिए तैयार थे, हालांकि उनके जीवन काल में नहीं होने वाला था। फ्रैंको की पहली नज़र अल्फोंसो के बेटे डॉन हुआन पर पड़ी, लेकिन उन्हें लगा कि ये शख्स बहुत लिबरल होगा, इसलिए उन्होंने डॉन हुआन के बेटे हुआन कार्लोस को ट्रेनिंग देने का फैसला किया। हुआन कार्लोस को वापस स्पेन बुला लिया गया। फ्रैंको ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार करना शुरू किया। सेना और शासन की ट्रेनिंग दी गई। फ्रैंको को लगा कि ये लड़का उनकी विरासत को जारी रखेगा, लेकिन कार्लोस अलग थे। फ्रैंको के प्रभाव के बावजूद उन्होंने लोकतंत्र की वापसी सुनिश्चित की। उन्होंने नया संविधान बनाया और इस तरह स्पेन में संवैधानिक राजतंत्र की वापसी का रास्ता साफ हुआ। ये काफी हद तक ब्रिटिश सिस्टम जैसा ही है। ब्रिटेन की तरह स्पेन में भी हेड ऑफ द स्टेट का पद क्राउन के पास है, जबकि सरकार चलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की है। फ्रैंको के समर्थक इस व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि कार्लोस ने फ्रैंको की विरासत को मिटा दिया है। वे हिंसा और दमन के जरिए शासन चलाने पर आमादा थे। फरवरी 1981 में तख्तापलट की कोशिश इसी कुंठा का नतीजा थी, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके।
साजिशकर्ताओं की नाकामी ने कार्लोस का कद ऊंचा कर दिया था। 2008 में उन्हें इबेरो अमेरिका के देशों में सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर चुना गया था। कार्लोस बड़ी शांति से अपना कार्यकाल आगे बढ़ा रहे थे। उनकी दूसरी महिलाओं से अफेयर्स की अफवाहें भी उड़ती थी, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अप्रैल 2012 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। 2012 के साल में स्पेन में जनता बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान चल रही थी। उसी दौर में हुआन कार्लोस बोत्सवाना में हाथी का शिकार कर रहे थे। ये ट्रिप सीक्रेट रखी गई थी, लेकिन एक अखबार ने उनकी तस्वीर छाप दी। इससे स्पेन में जनता नाराज हो गई। एक तरफ पशु प्रेमी संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, दूसरी तरफ आम लोग ट्रिप के खर्च को लेकर आक्रोश में थे। शिकार के दौरान ही हुआन घायल हो गए थे। उन्हें ऑपरेशन के लिए मैड्रिड लाया गया, लेकिन इससे लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी पड़ी। इस घटना के बाद एक एक कर उनके पुराने पाप खुलने लगे। उन पर सरकारी खजाने से अपनी प्रेमिका को करोड़ों का तोहफा देने का आरोप लगा। स्विस बैंक में उनकी छिपी संपत्तियों की बातें चली। बेटी और दामाद की लग्जरी लाइफ पर जनता के पैसे उड़ाने का इल्जाम भी आया। इन वजहों से उनकी लोकप्रियता लगातार घटने लगी थी। आखिरकार जून 2014 में उन्हें अपने बेटे फिलिप को राजा बनाना पड़ा। कुर्सी छोड़ने के बाद उन्हें एमिरेट्स किंग का दर्जा मिला। एमिरेट्स किंग बनने के बाद कार्लोस सीन से गायब हो गए। फिर उनका नाम 2020 में उछला, जब एक टेप लीक के बाद उनके खिलाफ जांच होनी शुरू हुई। आरोप लगे कि उन्होंने अपनी प्रेमिका के नाम पर बहुत सारी संपत्तियां खरीदी, अलग अलग अकाउंट्स में पैसे जमा कराए। ये सब उन्होंने टैक्स से बचने के लिए किया था। उनके एक पूर्व पार्टनर ने पीछा कराने का आरोप भी लगाया। भ्रष्टाचार के मामले की जांच शुरू होने के बाद कार्लोस देश छोड़कर चले गए थे। अब वापस लौटे हैं, लेकिन इस बार उनका रुतबा कम रहेगा। स्पेन के उद्धारक की भूमिका निभाने वाले हुआन कार्लोस शक की नज़र से देखे जा रहे हैं। उनकी विरासत पर भ्रष्टाचार का दाग हमेशा कायम रहेगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का राजनीतिक संकट अभी तक नहीं थमा है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद मुख्यमंत्री हमजा शहबाज की कुर्सी पर तलवार लटकने लगी है। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने दल बदलुओं के वोट पर फैसला सुनाया। अदालत ने 3-2 से दल बदलू विधायकों और सांसदों का वोट खारिज करने का आदेश दिया है, यानी पार्टी के जॉइंट डिसीजन से अलग वोटिंग करने वाले विधायकों या सांसदों के वोट नहीं गिने जाएंगे। अदालत का फैसला 4 तरह की वोटिंग में लागू होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव, विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग, संविधान संशोधन बिल और धन विधेयक। अब पंजाब की स्थिति समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा का क्या होगा? पंजाब विधानसभा में बहुमत के लिए 186 विधायकों की दरकार है। हमजा की पार्टी PMLN और उनके सहयोगियों के पास 172 विधायक हैं। सदन में वोटिंग के दौरान इमरान खान की पार्टी PTI के 25 विधायकों ने पाला बदल लिया था। इसकी बदौलत हमजा ने बहुमत साबित कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमल में लाया जाता है तो उन 25 विधायकों के वोटों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यानी हमजा शहबाज बहुमत से दूर रह जाएंगे, उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब अंतिम फैसला चुनाव आयोग का होगा। आयोग तय करेगा क्या PTI के विधायकों ने पार्टी लाइन से इतर जाकर वोटिंग की या अपने विवेक से वो अलग हुए। ये भी देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला घट चुकी घटनाओं पर लागू होगा या नहीं। दुनियादारी में सुर्खियां यहीं तक। अब विश्व कविता की बारी। आज हम आपके लिए ब्राजील की कवित्री आद्रियाना लिस्बोआ की कविता लेकर आए हैं। शीर्षक है आत्मा को ऐसे धोएं। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है गीत चतुर्वेदी ने। सुनिए। आत्मा को अपने हाथों से धोना चाहिए, इसलिए नहीं कि वह बहुत नाजुक होती है और रगड़े जाने पर उसमें से खून आ जाएगा। इसके उलट वह बेहद मजबूत कपड़े से बनी होती है और उसे साफ करने का एक ही तरीका है कि उसे हाथों से धोया जाए। एक घरेलू साबुन लें, अच्छा होगा कि सबसे सस्ता वाला। ब्लीच, फैब्रिक सॉफ्टनर ये सब भूल जाइए। किसी आत्मा को इनकी ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी देर तक उसे भिगो कर रखिए ताकि ज़िद्दी दाग हट जाएं तेल, कीचड़, चटनी, सॉस के निशान भी। फिर उसे रगड़िए, निचोड़िए और सूखने के लिए धूप में टांग दीजिए। इस्त्री करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर इस तरह से धोएंगे तो आप बरसों बरस पहन सकते हैं अपनी आत्मा। यह जो आपकी देह है ना, यही दुनिया है। यह एक अड़ियल स्कूल है और आत्मा इसका आदर्श यूनिफॉर्म।
तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।